हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीगल क्लासेस। माय नेम इज़ फिरोज अली। हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट की एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं आपको मनी वाला चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, बैंकिंग वाला चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जिस यूनिट का नाम है आय व रोजगार का निर्धारण। आय व रोजगार का निर्धारण जो कितने नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है? 10 नंबर के लिए। पहले ये यूनिट 12 नंबर की थी, अभी कितने नंबर के लिए होगी? 10 नंबर के लिए। उसमें एक टॉपिक है समग्र मांग और समग्र पूर्ति। तो इसमें इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर है, उसमें से एक चैप्टर को हमने उठाया है जिसमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बारे में डिस्कस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समग्र मांग का मतलब क्या है, यानी एग्रीगेट डिमांड जिसको कहा जाता है। समग्र का मतलब होता है कुल, और मांग का मतलब तो मांग होता ही है। तो कुल मांग, क्या? कुल मांग। इसकी डेफिनेशन में लिखिए, एक अर्थव्यवस्था में, ये हमारी एक अर्थव्यवस्था हो गई, एक लेखा वर्ष के दौरान यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो वस्तुओं सेवाओं की मांग हो रही है, जो सारी वस्तुएं, जितनी भी सेवाएं हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं, उनकी जो मांग हो रही है उनके जोड़ को ही कहा जाता है समग्र मांग। क्या कहा जाता है? समग्र मांग। और समग्र मांग को जो है खर्च के रूप में मापा जाता है। किस रूप में? खर्च के रूप में। यानी अगर आप खर्च कर रहे हो तो मांग कर रहे हो, और मांग कर रहे हो तो खर्च कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान वस्तुओं सेवाओं की मांग के जोड़ को समग्र मांग कहते हैं। ठीक है, ओके सर। इसको खर्च के रूप में क्यों मापा जाता है सर, ये बताना। क्योंकि बेटा एक तो ये है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर 100 तरह की वस्तुएं हैं बेटा। गेहूं अलग है, गेहूं, चावल, पेट्रोल की बात हो गई या केलों की बात हो गई, और सबकी यूनिट अलग अलग होती है बेटा। गेहूं केजी में मापा जाता है, अगर लिक्विड यानी तेल वगैरह है तो लीटर में मापा जाता है, कपड़ा वगैरह मीटर में मापा जाता है। अगर मैं उसको यूनिट के हिसाब से जोड़ूं तो क्या मैं जोड़ पाऊंगा? ऑफ कोर्स नहीं जोड़ पाऊंगा। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि देखो ऐसा है कि कपड़े की मांग हो रही है 10 मीटर कपड़े की मांग, और पेट्रोल की मांग हो रही है 5 लीटर पेट्रोल की मांग, 5 लीटर, ठीक है, और गेहूं की मांग हो रही है कितनी? 15 मान लेते हैं, 15 केजी गेहूं। क्या आप इसको जोड़ पाओगे? कि नहीं सर जोड़ लेंगे, 10, 5, 15, 15, 15, 30। क्या ये जोड़ना सही है? ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये मीटर में है, ये लीटर में है, और ये केजी में है। तो मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको समग्र मांग को खर्च के रूप में मापा जाता है, क्योंकि खर्च के रूप में मापना इनके लिए आसान है बजाय किसके? अलग अलग यूनिट के। तो इसलिए समग्र मांग को किस रूप में मापा जाता है? कुल मांग भी कहते हैं, और इसे खर्च के रूप में मापा जाता है। ठीक। अब इसका एक टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, समष्टि अर्थव्यवस्था के अंदर कितने क्षेत्र होते हैं? हमारे पास 4 तरह के क्षेत्र होते हैं। कितने तरह के क्षेत्र होते हैं? 4। पहला परिवार क्षेत्र, जो वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करता है, उपभोक्ता क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा उत्पादक क्षेत्र, जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है। ओके सर। इसके अलावा सरकार उपभोग भी करती है और उपभोग भी करती है और उत्पादन भी करती है, यानी दोनों रोल हैं सरकार के। ठीक, ओके। नेक्स्ट है शेष विश्व बेटा। शेष विश्व में इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्री हैं उनको शेष विश्व कहा जाता है। कौन से कहा जाता है? शेष विश्व कहा जाता है। ओके सर। तो यानी हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर समष्टि लेवल पे 4 क्षेत्र बांटे गए हमने। परिवार क्षेत्र हो गया, उत्पादक क्षेत्र हो गया, सरकारी क्षेत्र हो गया, और शेष विश्व हो गया। ओके। अब अर्थव्यवस्था को अगर मैं बांटूं तो अर्थव्यवस्था को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कितने पार्ट्स में? 2। एक तो बंद अर्थव्यवस्था और एक खुली अर्थव्यवस्था। सर बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जब हमारी कंट्री दूसरी कंट्रियों के साथ कोई लेन देन नहीं कर रही है, तो इसी को कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था। यानी केवल इंडिया की बात करते हैं बेटा। जैसे अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इंडिया की बात करते हैं केवल, ना हम किसी कंट्री से ना तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना ही कोई इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा बंद अर्थव्यवस्था। तो सर खुली अर्थव्यवस्था किसे कहा जाएगा? एक अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, जब एक्सपोर्ट करने लगती है और इंपोर्ट करने लगती है तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है खुली अर्थव्यवस्था। यानी सर सिंपल सी बात है कि इस ऐसी अर्थव्यवस्था इसमें एक्सपोर्ट भी हो रहा है और इंपोर्ट भी हो रहा है, उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है खुली अर्थव्यवस्था। ठीक। बंद अर्थव्यवस्था को मैंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और एक त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है। इसको 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के क्षेत्र होते हैं, परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। अभी बताया था मैंने आप लोगों को परिवार क्षेत्र कौन होता है? जो वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करता है उसको परिवार क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा उत्पादक क्षेत्र, जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है उसको उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है। ओके सर। यहाँ जो ये उत्पादक द्वारा और यानी परिवार क्षेत्र द्वारा और उत्पादक द्वारा जो पैसे खर्च करे जाते हैं उस खर्चों को कुछ इस तरह से कहा जाता है। परिवार क्षेत्र के खर्चों को कहा जाएगा उपभोग व्यय, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
ओके सर, जिसको मैं सी से दिखाऊंगा। और उत्पादक जो पैसे खर्च करता है उसको कहा जाता है निवेश पे, इन्वेस्टमेंट, यानी कि क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट। इसको आई से दिखाएंगे हम। तो यानी यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहां दो तरह के खर्चे होंगे बेटा। कितने तरह के खर्चे होंगे? दो। एक तो होगा सी और एक होगा आई। सी और आई। तो यानी समग्र मांग की अगर मैं बात करूं, यहां पर घटक की, एलिमेंट की बात करूं, तो यहां पर सी और आई होगा। जो ज्यादा सिलेबस में यही है हमारे पास। हालांकि मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में भी, लेकिन ज्यादातर जो डिस्कस करते हैं हम वो डिटेल में इसी के बारे में बात करते हैं, सी और आई। सर सी आई और आई को क्यों जोड़ने के बाद एडी बन गया? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था खर्चे, उपभोग का खर्च जोड़ लो सी, उत्पादक का खर्च कर जोड़ लो आई, दोनों को खर्च जोड़ने के बाद जो आएगा इसी को कहेंगे हम एडी, यानी सी और आई को जोड़ने के बाद। ओके, अगर मैं बात करूं त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर, परिवार क्षेत्र सेम है, उत्पादक क्षेत्र सेम है, और सरकारी क्षेत्र इसमें एक और ऐड हो जाएगा बेटा। सरकार उत्पादन भी करती है और निवेश भी करती है, मतलब उपभोग भी करती है बेटा। ओके, इसको कहा जाता है सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ के जो खर्चे होते हैं उसको आई, और यहाँ जो पैसे खर्च करती है सरकार उसको जी कहा जाता है। यानी इस अर्थव्यवस्था के अंदर, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर यहाँ पर तीन तरह के खर्चे पाए गए आपके पास, सी, आई और जी। और हम लोगों ने बात करी है कि सिंपल एक अर्थव्यवस्था के सारे खर्चों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी? मांग बन जाएगी, वो भी समग्र मांग बन जाएगी बेटा। तो यहाँ पर तीन तरह खर्चा है, तीनों तरह के खर्चों को जोड़ दिया हमने, समग्र मांग बन गई। अब बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था के अंदर, जिसको मैं चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी कह सकता हूँ। यहाँ पर परिवार क्षेत्र होता है, उत्पादक क्षेत्र होता है, सरकारी क्षेत्र होता है, और दूसरा शेष विश्व होता है बेटा। इसके पैसे खर्चों को कहा जाता है सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके कहा जाता है आई, इसको जी, और इसको x माइनस एम। x फॉर एक्सपोर्ट, m फॉर इंपोर्ट। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूं तो बेटा, ये अगर इंडिया है, माना हमने इंडिया, यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है बेटा कितने का? 1000 रुपये का, और हमने इंपोर्ट करा कितने का? 300 रुपये का। तो नेट, अगर मैं नेट एक्सपोर्ट की बात करूं, 1000 रुपये में से 300 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 700 रुपये। ये 700 रुपये हम लोग इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि ये फॉरेनर का खर्चा है। और हम लोगों ने बात करी है कि समग्र मांग के अंदर कुछ नहीं, जितने भी खर्चे होते हैं उन सारे खर्चों को जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगी? समग्र मांग बन जाएगी। सिंपल। तो यानी यहां पर जो खर्च समग्र मांग होगी वो कुछ इस तरह से होगी, एडी इज इक्वल टू होगी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सिंपल। ओके सर, ये तो मैंने बताया आपको समग्र मांग के बारे में। फिर समग्र मांग, फिर ये बताया कि समष्टि अर्थव्यवस्था के अंदर कितने क्षेत्र होते हैं, ये बताया मैंने। अर्थव्यवस्था को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, ये बताया मैंने आप लोगों को। अब मैं आपको बताता हूं समग्र मांग अनुसूची बेटा। क्या बताऊंगा? समग्र मांग अनुसूची बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं समग्र मांग अनुसूची, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एडी शेड्यूल। क्या हमारी इनकम, हमारी अर्थव्यवस्था की इनकम जीरो हो सकती है? सर क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता बेटा। यानी जब इनकम जीरो होती है तो कुछ ना कुछ उपभोग जरूर करते हैं, और इसी को कहा जाता है स्वायत्त उपभोग। क्या कहा जाता है? स्वायत्त उपभोग, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन बेटा। सिंपल। एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि स्वायत्त उपभोग से आप क्या समझते हैं? इसी को कहा जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन भी इंग्लिश में। ठीक, तो जीरो पर कितना? 20। इसको कहा जाएगा सी, बार से दिखाया जाता है 20 का बेटा। इनकम बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, इनकम के बढ़ने से उपभोग भी बढ़ता है। लेकिन ऐसा होता है रियल में भी कि अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो हम उपभोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन जितनी इनकम बढ़ती है उतना उपभोग नहीं बढ़ता। मतलब इनकम ज़्यादा बढ़ती है और उपभोग कम बढ़ता है। यही बात मैंने दिखा रखी है बेटा। इनकम 0 से कितनी हो गई? 20 का चेंज हुआ। उपभोग 20 से कितना हुआ? 30। ठीक है, फिर दोबारा 20 से 40, 30 से 20, यानी यहां पर चेंज हो रहा है 10 का, 10 का, 10 का, 10 का, और यहां पर चेंज हुआ 20 का, 20 का, 20 का। और इसी बात को हम कहते हैं कि जितनी इनकम बढ़ती है उतना उपभोग नहीं बढ़ता बेटा। सिंपल। अच्छा, अब बात करते हैं हम निवेश की बेटा। निवेश दो तरह के होते हैं। निवेश हमारे पास कितने तरह के होते हैं? 2। एक तो निवेश होता है जिसका इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं होता बेटा, स्वतंत्र है बेटा। इनकम बढ़े या घटे उस इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसकी हम बात कर रहे हैं बेटा। एक होता है प्रेरित निवेश, यानी फोर्स इन्वेस्टमेंट, जो इनकम बढ़ने के साथ साथ निवेश भी बढ़ता है, इनकम घटने के साथ साथ निवेश भी घटता है, उसको कहा जाता है प्रेरित निवेश बेटा। लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो स्वतंत्र निवेश की बात कर रहे हैं, जिसमें इनकम बढ़े या घटे ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। 10 का माना मैंने, आप चाहें तो 20 का ही मान सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पर एडी कैसे निकलेगा बेटा।
AD हम लोगों ने बात करा C प्लस I, 20 और 10 30, फिर 40, फिर 50, देन फिर उसके बाद 60 बेटा। समझ में आ गई बेटा? यानी कुछ नहीं करा मैंने, सी वाले खर्च को और इन्वेस्टमेंट वाले खर्च को हमने जोड़ दिया, क्या बन गया? समग्र मांग, जिसको एडी कहा जाता है। और इसी को मैं डायग्राम पे दिखा दूंगा बेटा, इसी को मैंने कहाँ दिखा दिया बेटा? डायग्राम पर बेटा। इनकम 0 है तो एडी की वैल्यू कितनी है? 30, 0 पर 30 बेटा, पहला पॉइंट। इसके बाद 20 पर कितना है? 40, दूसरा पॉइंट। 40 पर कितना है? 50, 40 पर कितना है? 50। और 3 पॉइंट अगर मिल जाए तो मैं डायग्राम बना सकता हूं बेटा, ये बन जाएगा हमारा डायग्राम एडी। कोई दिक्कत? तो आप लोगों के से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हो, समग्र मांग अनुसूची क्या होती है, समग्र मांग वक्र क्या होता है बेटा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।